नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि भारत का जो भौगोलिक इतिहास है, यानी भारत किस तरीके से पूरी तरीके से बना, पहले उसका कौन सा क्षेत्र बना, फिर उसके बाद कब कौन सा क्षेत्र बना और कैसे कहाँ बना, और आज का वर्तमान भारत कैसा है। तो इसको समझने के बाद अब हमें समझना है कि भारत में कौन कौन से ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, उसको कौन से प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। इससे काफ़ी क्वेश्चन आता है। तो सबसे मेन क्वेश्चन यही आता है कि भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है या भारत को कितने प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो एक एक लाइन में आंसर आप याद रखिए कि भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में या 6 प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। अब उसमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसको ध्यान रखने के लिए हम देखते हैं कि सबसे पहला जो क्षेत्र है उसे हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र बोला जाता है। ये हिमालय का जो क्षेत्र है वो पहले आता है और जो ये क्षेत्र है वो आता है। इसमें हिमालय का क्षेत्र और ये पूर्वांचल के भी पर्वतीय भाग आते हैं। फिर उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे उत्तरी विशाल मैदान। उत्तरी विशाल मैदान में गंगा के मैदान और ये जो हरियाणा का क्षेत्र है, पंजाब का क्षेत्र है, ये जो मैदानी भाग आते हैं, ये भाग आते हैं जो आपका दूसरे नंबर के भौगोलिक क्षेत्र में आते हैं, जिसे बोला जाता है उत्तर का विशाल मैदान। इसमें गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित बहुत ही उपजाऊ और कृषि के लिए क्षेत्र ये है। और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत में दक्कन का पठार हो गया और भी जो विदर्भ का क्षेत्र हो गया, वो सारे क्षेत्रों को मिलाकर के ही उसको तीसरे भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है, जिसको कहा गया है आपका प्रायद्वीपीय पठार। और यही माना जाता है कि ये सबसे पहले बना, और जिसका जैसा कि पिछले अगर वीडियो आपने देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि सबसे पहले यही क्षेत्र बना था, भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र। फिर उसके बाद आता है आपका चौथे नंबर का भारतीय मरुस्थल। इससे पहले भारत के जो ये मरुस्थलीय क्षेत्र है इसको क्लासिफाई नहीं किया गया। तो भारत को इससे पहले केवल 5 भागों में डिवाइड किया गया था। पहला ये पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा गंगा का मैदान, और गंगा के मैदान में ही इसको भी गिना जाता था आपके भारतीय मरुस्थल को, लेकिन अब इसको क्लासिफाई करके इसको अलग क्षेत्र बताया गया है। फिर उसके बाद पांचवा है आपका तटवर्ती मैदान। तटवर्ती मैदान में पश्चिमी तटवर्ती मैदान और पूर्वी तटवर्ती मैदान भी पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में, इस वाले तटवर्ती मैदानों में और इसमें भी कहीं कहीं पे लेटराइट सॉइल मिलती है, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, तो लेटराइट सॉइल ज़्यादा करके मिलती है। यहाँ पे आपका लाल मिट्टी और काली मिट्टी का क्षेत्र ज़्यादा रहता है। यहाँ पे आपका मरुस्थलीय मिट्टी ज़्यादा होती है, यहाँ पे दोमट मिट्टी ज़्यादा होती है, यहाँ पे पहाड़ी मिट्टी ज़्यादा होती है। तो ये हम मिट्टी वाले भाग में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो ये 5 क्षेत्र हैं, इसके अलावा भी भारत के जो आइलैंड्स वगैरह हैं, इनको भी एक क्षेत्र के रूप में डिवाइड किया गया है। तो वो आपका 6वां क्षेत्र में आता है, भारत के आइलैंड्स यानी द्वीप। तो ये आपके हो जाते हैं 6वां द्वीप समूह। भारत के जो 6वें भौगोलिक क्षेत्र है वो द्वीप समूह में आता है। तो ये था एक ओवरव्यू जो आपके भारत के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बताता है, जिससे एक आध क्वेश्चन जरूर एग्जाम में बन जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो टॉपिक है हमारा वो है आपका हिमालय की उत्पत्ति। और हिमालय की उत्पत्ति से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं और समझने वाले क्वेश्चन बनते हैं जो काफ़ी टफ भी माने जाते हैं। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे कि कैसे हिमालय बना और उससे क्या क्या निर्माण हुए और चोटियाँ जो हैं वो कैसे बनी और हिमालय की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुआ और उसके जो श्रेणियां हैं वो कैसे कैसे उनका डिवीज़न हुआ और कैसे कैसे उनका याद रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात होती है याद रखना, कौन सी श्रेणियां कैसे याद होती हैं। तो चलिए देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये एक भूखंड था जिसको लारेशिया बोला जाता था। लारेशिया या अंगारा लैंड। और भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग था जो कि गोंडवाना लैंड का एक क्षेत्र था,
लैंड का क्षेत्र था वो धीरे धीरे क्या कर रहा था कि नॉर्थ शिफ्ट हो रहा था, मतलब नॉर्थ की साइड बढ़ रहा था। ये वाला क्षेत्र धीरे धीरे आपका नॉर्थ शिफ्ट बढ़ रहा था, नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा था। और क्या हुआ कि जब ये धीरे धीरे बढ़ता है तो इसमें कोई भी भारत प्लेट टेक्टोनिक्स का या प्लेटें होती हैं वो बहुत धीरे धीरे जाती हैं। कहने के लिए ये बहुत कम टाइम हुआ, लेकिन ये लाखों करोड़ों साल लगते हैं जाने में। तो उस समय क्या होते थे कि इसमें कुछ ना कुछ नदियाँ बहती होंगी, उस टाइम पे कुछ ना कुछ नदियाँ इधर बह रही होंगी। इधर जो टेथिस सागर था, इसमें आपका टेथिस सागर था, टेथिस सागर, इसमें कुछ ना कुछ नदियाँ इधर से बह रही थी और कुछ न कुछ नदियाँ इधर से भी, भारत से भी बह रही थी। बहुत सारी नदियाँ इधर बह रही थी और ये टेथिस सागर में गिरती थी। तो अपने साथ कुछ मलबा भी लेके जाते थे, मलबा भी लेके जाते थे। और ये नदियाँ भी जैसे चीन की यांगत्से कियांग है, बहुत सारी नदियाँ हैं, और भारत की बहुत सारी नदियाँ जो इधर मलबा ले जाके जमा करती थी, पाटती थी, जो यहाँ पे क्षेत्र में आता था। और यहाँ पे बहुत बड़ा गाद बन जाता, गाद मतलब डिपोजिशन, एक डिपोजिशन लाके करती थी। तो यहाँ पे एक क्षेत्र बन गया था जिसमें नीचे मिट्टी बहुत जमी हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे जब ये शिफ्टिंग हो रही थी, ये जब शिफ्टिंग इधर हो रही थी तो क्या हुआ कि इसमें फोल्डिंग आना स्टार्ट हुआ। तो ये जो गाद था यही ऊंचा उठकर ऊंचा उठ गया। और यही गाद जो हमारा हिमालय है वो यही गाद है, वो कोई चट्टान नहीं है, वो जो हमारा टेथिस सागर में डिपोजिशन की हुई गाद थी, मिट्टी थी, जो नदियों द्वारा ले जाकर जमा किया गया था, जो नदियों द्वारा ले जाकर जमा किया गया था, वही गाद धीरे से जब फोल्डिंग हुई उसमें तो वो धीरे से सिकुड़ गया और ये चीज़ इसमें फोल्डिंग आ गई और ये धीरे से ऊंचा उठ गया। तो यही चीज़ जो अगर आप कभी हिमालय पे गए होंगे तो आप देखे होंगे कि और सारे जो चट्टानें हैं जैसे विंध्याचल श्रेणियाँ, तो ये विंध्याचल श्रेणियाँ आपको एक पहाड़ की तरफ दिखेंगी, एक चट्टान की तरह दिखेंगी। जो उनके पहाड़ होंगे वो चट्टान की तरह, सॉलिड तरफ के दिखेंगे। लेकिन अगर आप जब हिमालय क्षेत्रों में जाएंगे तो आपको छोटे छोटे पर्वत, छोटे छोटे पत्थर दिखेंगे और उसमें चारों तरफ से मिट्टियाँ आपको भरी हुई दिखेंगी। और एक चीज़ और है कि ज़्यादातर लैंडस्लाइड हिमालय क्षेत्र में ही होता है। क्यों? क्योंकि जब बारिश होती है तो उसमें क्या होता है कि ये जो गाद जमा हुई थी टेथिस सागर में वो अब बाहर आ चुकी है और ये धीरे धीरे बहने लगती है। जब ये बहने लगती है तो उसके साथ साथ ये जो छोटे छोटे पत्थर है ये भी स्लाइड कर जाते हैं। तो लैंडस्लाइड ज़्यादातर करके कहाँ पे होती है? आपका हिमालय के क्षेत्रों में। तो कभी आप जाइए अगर तो आप देखिएगा कि जो हिमालय है वो पूरी तरीके से पत्थर नहीं है, उसमें कुछ मिट्टियाँ भी पाई जाती हैं, गोल गोल पत्थर पाए जाएंगे, छोटे छोटे पत्थर पाए जाएंगे। तो इस तरह से अगर हम फिगर में देखें तो ये भारतीय प्लेट जो थी, ये जो भारतीय प्लेट थी ये इधर से आई और इधर से आपका लॉरेशिया जो प्लेट थी वो बीच में टेथिस सागर था। और जब ये इससे फोल्डिंग होती है, इससे जब टकराती है तो ये धीरे से बीच वाला जो क्षेत्र है वो फोल्ड हो जाता है और धीरे से हिमालय का निर्माण होता है। और इसमें 3 टाइप के हिमालय का निर्माण हुआ। सबसे पहले ट्रांस हिमालय मतलब हिमालय जो बृहद हिमालय के बाद पहले का जो बाद का क्षेत्र है, जो उसके पार का क्षेत्र है, उसे क्या बोला जाता है? ट्रांस हिमालय क्षेत्र। और इसका जो निर्माण हुआ है वो ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद हिमाद्री जिसे बोला जाता है कि आपका ग्रेट हिमालय, फिर उसके बाद हिमाचल हिमालय जिसे आपका मध्य हिमालय भी बोला जाता है, फिर उसके बाद शिवालिक जो लेसर हिमालय भी बोला जाता है। तो ये आपके 3 श्रेणियां उससे बनी। और इधर तो तिब्बत का पठार है वो अलग चीज़ है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो पर्वतों का निर्माण होता है वो बेसिकली 4 भाग में हुआ। आज तक शुरू से लेके अंत तक आजकल केवल 4 भागों में ही, 4 कालों में ही पर्वतों का, फोल्डेड माउंटेन्स का निर्माण हुआ है। उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और इससे भी क्वेश्चन आता है कि कभी कभी पूछता है कि ऐसी चीज़ें जो आपको थोड़ा सा डाउट में क्रिएट कर सकती हैं। जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि शिवालिक किस काल के श्रेणी का एक पर्वत है और आपका अरावली किस काल की फोल्डेड माउंटेन है, तो आप जब अरावली को फोल्डेड माउंटेन के रूप में सुनते हैं तो आप एक कन्फ्यूजन हो जाता है कि अरावली फोल्डेड माउंटेन है
कि अवशिष्ट पर्वत है। तो ये आपको जानना होगा कि अरावली जो है वो भी एक फोल्डेड माउंटेन है और उसका जो काल है वो प्री कैम्ब्रियन काल है, यानी कि सबसे पहले जो बना, जो फोल्डेड माउंटेन बने उसमें आपका अरावली था भारत में, और यूरोप में बाल्टिक शील्ड जो बने, और फिर कनाडा में जो कैनेडियन शील्ड है वो एक ही टाइम पे बने प्री कैम्ब्रियन काल में इसमें। फिर उसके बाद आता है दूसरा चरण। दूसरे चरण को क्या बोला जाता है? कैलिडोनियन काल। इस कैलिडोनियन काल में ज़्यादातर करके यूरोप के जो स्कॉटलैंड वगैरह के क्षेत्र हैं वहाँ के जो पर्वत बने उन क्षेत्रों को कहा गया। यूरोप, इसका स्कॉटलैंड के, नॉर्वे के और कनाडा के। फिर उसके बाद एक हर्शियन काल आता है। हर्शियन काल में भी पर्वतों का निर्माण होता है। हर्शियन काल में भी पर्वतों का निर्माण होता है। तो हर्शियन काल में कौन कौन से पर्वत बने हैं? तो ये ब्लैक फॉरेस्ट आपका जर्मनी वगैरह में पाया जाता है, और फिर अपलेशियन माउंटेन जो हैं वो भी इसी टाइम पे बने हैं। और उसके बाद आता है अल्पाइन काल। अल्पाइन काल में हमारा जो हिमालय है वो बना है, ट्रांस हिमालय है वो बना है। तो इसमें याद रखने वाली है कि हिमालय, आल्प्स और एंडीज जो पर्वत हैं वो किस काल के हैं? आपके अल्पाइन काल के। और दो चीजें इसमें जानने वाली है कि जो अरावली है वो आपका प्री कैम्ब्रियन काल का है। प्री कैम्ब्रियन काल में कौन सा बना है? अरावली। ये क्वेश्चन काफी आता है। और जो हिमालय है वो अल्पाइन काल का है। अल्पाइन काल का, अल्पाइन क्रम का कौन सा है? हिमालय है, ट्रांस हिमालय है। ये सारे क्षेत्र इस टाइप के, इस समय के बने हुए हैं। तो इसमें दो चीजें आप याद रखना ज़्यादा जरूरी है कि जो अरावली है वो सबसे पहले बना है और जो हिमालय है वो सबसे बाद में बना है। और फिर हिमालय की जो 3 श्रेणियां हैं उसमें हिमाद्री है। इसको हम अगले स्लाइड में देखेंगे, काफ़ी अच्छे से देखेंगे। और एक ठीक है, तो अगले टॉपिक में देखते हैं हम कि क्या है स्थिति इसमें हिमालय से संबंधित कुछ तत्व हम देख लेते हैं। जैसे कि ये सबसे युवा मोड़दार पर्वत है, तो हम देखते हैं कि जो अल्पाइन काल है ये सबसे युवा है। तो हिमालय सबसे युवा मोड़दार पर्वत है। और सबसे पुराना मोड़दार पर्वत अगर पूछता है तो आप अरावली में लगाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि अरावली एक फोल्डेड माउंटेन है या अपशिष्ट पर्वत है। तो अरावली में अगर ऑप्शन में आता है पुरातन फोल्डेड माउंटेन या नवीन मोड़दार पर्वत, ऑप्शन में अगर नवीन मोड़दार पर्वत है तो आप अरावली में कभी टिक न करिएगा। अगर ऑप्शन में आपका आता है पुरातन फोल्डेड माउंटेन या पुरातन मोड़दार पर्वत तो उस पर आप टिक कर सकते हैं, नहीं तो अरावली के लिए आप अवशिष्ट पर्वत में ही टिक लगाएंगे। चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं कि कैसे इन सब चीज़ों का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां आती हैं। तो जो भारत है उसके ट्रांस हिमालय का मतलब है हिमालय के पार का क्षेत्र। हिमालय ट्रांस मतलब पार करके। तो ये अगर हम देखें कश्मीर को लेते हुए, ये भारत का क्षेत्र। तो सबसे पहले सबसे उत्तर में है आपका ट्रांस हिमालय में कौन कौन क्षेत्र आते हैं? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी, ये 3 श्रेणियां ट्रांस हिमालय में आते हैं। ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर 3 श्रेणियां आती हैं। उसके बाद फिर हमारा आता है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय यही मेन हिमालय है। और इसी हिमालय में आपका कंचनजंगा है और माउंट एवरेस्ट है, इसी हिमालय में आपका पाया जाता है। तो महान हिमालय में, जिसे हिमाद्री भी बोला जाता है, इसको हिमाद्री भी बोला जाता है। हिमाद्री, इसमें कौन कौन से? एवरेस्ट पर्वत श्रेणी है, फिर उसके बाद कंचनजंगा है, धौलागिरी पर्वत इन्हीं सब क्षेत्रों में आता है। फिर उसके बाद है हमारा मध्य हिमालय में पीर पंजाल, मध्य हिमालय या लेसर हिमालय जिसे बोला जाता है, उसमें कौन कौन से आते हैं? पीर पंजाल, धौलाधर और नागटिब्बा। तो इसमें पीर पंजाल इधर है और फिर उसके बाद धौलाधर इस साइड में है और नागटिब्बा उसके आगे वाले क्षेत्र में। तो ये वाली जो श्रेणी है हिमाद्री वाली श्रेणी, ये पूरा हिमालय कवर करती है, ठीक। और फिर उसके बाद जो धौलाधर श्रेणी है वो कुछ ही दूरी तक जाती है
लेकिन आपका कम से कम अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार पाया जाता है। और इसको जो ये ग्रेट हिमालय है इसको हिमाद्री कहा जाता है, लेसर हिमालय को आपका हिमांचल भी बोला जाता है, हिमाचल भी बोला जाता है। उसके बाद आता है आपका शिवालिक श्रेणी। शिवालिक ये कहीं कहीं छिटपुट भी है, बहुत ज़्यादा इसका क्रम एकदम निरंतर क्रम नहीं है, और ये सबसे लास्ट वाली श्रेणी है, ये आपका शिवालिक है। शिवालिक तो हम याद रखने का सबसे सही तरीका है कि श्रेणियों को अगर हम याद रखें ऊपर उत्तर से लेकर दक्षिण तक, क्वेश्चन ज़्यादातर करके यही आता है। तो सबसे पहले काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजाल, धौलाधर और शिवालिक, ये हम याद कर लेंगे। कैसे? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजाल, धौलाधर और शिवालिक। तो इसको याद करने का तरीका हो जाएगा कि के से कल, के से के, एल से एल, इसको हिंदी में अगर याद करने हैं हम तो कल, जे से ज, पी से पीडीएस को पीडीएस ही बोलेंगे। तो याद रखें, अगर तरीका देखें तो कल जाएंगे, जाएंगे, पीडीएस, पीडीएस लेने। अगर याद करना है तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, एक ट्रिक बना सकते हैं अपने हिसाब से। नहीं तो अगर आप अपने हिसाब से ट्रिक कोई बनाना चाहे तो उसको बना सकते हैं। तो कल जाएंगे पीडीएस लेने, तो ये याद करने का एक आपका तरीका हो सकता है। और इसमें एक चीज़ हिमालय के बारे में कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं कि जो हिमालय श्रेणी है, जो भारत में हिमालय श्रेणी है, ये भारत में जो हिमालय श्रेणी है इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई लगभग 400 किलोमीटर है। और यही श्रेणी जब पूरब में आ जाती है, पूरब में अरुणाचल प्रदेश की तरफ, तो ये लंबाई आपकी लगभग 160 से 200 किलोमीटर की पाई जाती है। और इसकी जो पूरी लंबाई है हिमालय की, इसको 2400 किलोमीटर बोला जाता है, 2400 किलोमीटर है। और जो पूर्वी हिमालय है, जो पूरब का हिमालय है, ये जो आपका पश्चिमी हिमालय है ये थोड़ा सा चौड़ा है, और ये पूर्वी हिमालय थोड़ा सा पतला में पाया जाता है, इस टाइप से। तो इधर की चौड़ाई आपकी 400 किलोमीटर लगभग है, और इधर की चौड़ाई 160 से 200 किलोमीटर के बीच है, 200 किलोमीटर। इधर ये पश्चिमी हिमालय होता है, पश्चिमी हिमालय, और इसे पूर्वांचल हिमालय बोलते हैं। पूर्वांचल हिमालय, इसको पूर्वांचल हिमालय बोला जाता है। तो जब इसके बाद हम हिमालय की श्रेणियों के बारे में और इसके डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे तो और भी समझेंगे कि नामचा बरवा कहाँ है और बहुत सारी चीज़ें कहाँ कहाँ कैसे पाई जाती हैं। हमें बस इतना याद है करना है कि ये 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये था आज का थोड़ा सा टॉपिक, जिसमें हमने ये समझा कि भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जाता है, और हिमालय के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखा हमने। और आगे वाले जो क्लासेस होंगे उसमें काफ़ी अच्छे से इसको डिस्कस किया जाएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, और इसमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि कैसी वीडियो और इसमें क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाते समय दूसरी स्थिति रहती है और जब बोर्ड पे चीज़ों को देख के पढ़ाना पड़ता है तो थोड़ा सा अपना जो व्यू होता है वो गड़बड़ होने लगता है। तो आप लोग बताइएगा कि
आप लोग को पीपीटी के साथ पढ़ाया जाए या फिर खुद केवल ऐसे फिगर बना के खुद से पढ़ाया जाए। तो चलिए इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।